हेलो स्टूडेंट्स, परमाना सिंह क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज हम पढ़ेंगे PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, कैसे प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन को इंड्यूस करती है। इंट्रोडक्शन। हाइपरटेंशन एक मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, मोस्ट कॉमन मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी में, जो मैटरनल पेरिनेटल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट को इंक्रीज़ करती है। हाइपरटेंशन डायरेक्टली ग्रेविड स्टेट में डेवलप होता है। ग्रेविड मतलब प्रेगनेंसी। द वुमन डज नॉट हैव एन हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस हाइपरटेंशन और एविडेंस ऑफ इट। वुमेन को पहले से ही कोई हिस्ट्री नहीं होती है हाइपरटेंशन की, ना ही कोई ऐसा एविडेंस होता है। मेनली जो PIH है वो 3 टाइप्स का होता है, प्री एक्लैम्शिया, एक्लैम्शिया और जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। अब डेफिनेशन पढ़ेंगे हम। जो प्री एक्लैम्शिया है मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है ऑफ अननोन इटियोलॉजी कैरेक्टराइज्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ हाइपरटेंशन टू द एक्सटेंट ऑफ 140/90 mmHg or more with proteinuria after the 20th week in a previously normotensive and non-proteinuric woman। प्री एक्लैम्शिया जो होता है वो मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर होता है, इसकी कोई इटियोलॉजी नहीं होती है। इसमें हाइपरटेंशन हम कहेंगे प्रेग्नेंट लेडी को जब BP 140/90 mmHg हो जाता है या उससे ज़्यादा हो जाता है। इसमें जो फीमेल है उसको 20th वीक के बाद प्रोटीन यूरिया की प्रॉब्लम हो जाती है। प्रीवियसली वो नॉर्मल होती है और उसको कोई प्रोटीन यूरिया नहीं होता है। अगर हम इंसिडेंस की बात करें तो ग्लोबली अबाउट 6 to 8% ऑफ ऑल प्रेगनेंसी आर कॉम्प्लिकेटेड बाय हाइपरटेंशन। 6 to 8 प्रेगनेंसी ग्लोबली जो है देखी जाएगी जो हाइपरटेंशन से ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। इट अकर्स मोर फ्रिक्वेंटली इन यंग प्राइमिंग ग्रेविटी एंड इन मदर्स ओवर 35 ईयर्स ऑफ एज। और ज़्यादातर ये जो है 35 ईयर्स एज से ऊपर जो वुमेन होती हैं उनको देखने को मिलता है। इट इज़ नोन टू बी एसोसिएटेड विद हेरेडिटरी मोल, मल्टीपल प्रेगनेंसी एंड मैटरनल डायबिटीज़। प्री एक्लैम्शिया जो होता है वो हेरेडिटरी मोल और मल्टीपल प्रेगनेंसी और मैटरनल डायबिटीज़ तीनों को जो है तीनों से ही क्या होता है एसोसिएट होती है ये। अब हम डिस्कस करेंगे रिस्क फैक्टर के बारे में। जो एग्जैक्ट कॉज है इसका अननोन होता है और नॉर्मली जो हाइपरटेंशन है प्रोटीन यूरिया है वो उन वुमेन में होती है जो प्रीवियसली नॉर्मोटेंसिव वुमेन होती है, मतलब उनको पहले से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर फैमिली हिस्ट्री हो उनमें होने के चांसेस होते हैं। ओबेसिटी, ओबीस मदर होती हैं उनमें होने के चांसेस होती हैं। कोई वस्कुलर डिजीज़ होती है पहले से कोई, उनमें होने के चांसेस होती है। और थ्रोम्बोफिलियास, वैसे तो आप 3rd ईयर के स्टूडेंट्स होंगे तो उन्हें अच्छे से पता होगा थ्रोम्बोफिलियास क्या होता है। थ्रोम्बोफिलियास जो होती है वो एबनॉर्मेलिटी होती है ब्लड कोआगुलेशन की, जिसमें ज़्यादातर रिस्क होते हैं थ्रोम्बोसिस बनने के, उसे कहते हैं हम थ्रोम्बोफिलियास। अब हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। माइल्ड फीचर्स जो होते हैं इसमें पिटिंग एडिमा होता है ओवर द एंकल के ऊपर अगर हम एक टिप से एक फिंगर से दबा के देखेंगे तो वहाँ पे एक पिट बन जाएगा, एक गड्ढा बन जाएगा, तो उसे बोलेंगे हम पिटिंग एडिमा। और सेकेंड वन है एलिवेटेड ब्लड प्रेशर मोर देन 140/90 mmHg इन माइल्ड केसेस। माइल्ड केसेस में जो BP होता है 140/90 या उससे ज़्यादा हो जाता है एंड अबव 160/110 mmHg इन सीवियर प्री एक्लैम्शिया। अगर सीवियर प्री एक्लैम्शिया है किसी को तो 160/110 mmHg हो जाता है उसका BP। अलार्मिंग साइन एंड सिम्टम्स। अलार्मिंग साइन एंड सिम्टम्स मतलब ऐसे साइन एंड सिम्टम्स जिस पे हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है या हमें अलर्ट हो जाना चाहिए, वो हैं हेडेक ओवर द ऑक्सीपिटल और फ्रंटल रीजन। जो फीमेल है वो अपनी कंप्लेन करेगी कि उसको ऑक्सीपुट रीजन में या फ्रंटल रीजन में उसको पेन होता है, उसको डिस्टर्ब स्लीप, उसको नींद नहीं आती है। और डिमिनिश यूरिनरी आउटपुट, उसको यूरिन भी जो है वो कम है, यूरिनरी आउटपुट उसका कम है। एपिगैस्ट्रिक पेन एसोसिएटेड विद वॉमिटिंग, उसको एपिगैस्ट्रिक पेन भी होगा वॉमिटिंग के साथ में। ब्लरिंग और डिमिनिशेस ऑफ विज़न, उसको धुंधला दिखाई देगा या उसको सही से दिखाई ही नहीं देगा। रैपिड गेन इन वेट ऑफ मोर देन 2.5 kg अ मंथ, उसका रैपिड वेट गेन होगा
और 2.5 kg एक महीने में या उससे ज़्यादा बढ़ सकता है। एक महीने में 2.5 kg या उससे ज़्यादा भी बढ़ सकता है। विजिबल एडिमा ओवर द एंकल ऑन राइजिंग फ्रॉम बेड इन मॉर्निंग, जब वो सुबह बेड से उठेगी सो करके तो जो एंकल्स पे उनको विजिबल होगा एडिमा। स्कैंटी लिक्वर और ग्रोथ रिटार्डेशन ऑफ द फिटस, कुछ लिक्वर आएगा, स्कैंटी लिक्वर आएगा और ग्रोथ रिटार्डेशन भी हो जाएगी बच्चे की। ग्रोथ रिटार्डेशन मतलब सही से ग्रोथ नहीं हो पाएगी, रिटार्डेड हो जाएगी ग्रोथ बच्चे की। अब हम डिस्कस करेंगे साइन के बारे में। मैनिफेस्टेशंस ऑफ प्री एक्लैम्पशिया यूजुअली अपीयर इन द फॉलोइंग ऑर्डर। जो भी मैनिफेस्टेशन होती है प्री एक्लैम्पशिया की, वो इस डिसऑर्डर में, इस ऑर्डर में जो है वो होता है यूजुअली। सबसे पहले क्या होगा, रैपिड गेन वेट होगा और उसके बाद क्या होगा, विजिबल एडिमा होगा या फिर हाइपरटेंशन होगी और उसके बाद जो है प्रोटीन यूरिया की कंप्लेन करेगी फीमेल। अब हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टिगेशंस के बारे में। इसमें हम फर्स्ट यूरिन टेस्ट करेंगे। यूरिन टेस्ट में हम क्या करेंगे, अगर हम यूरिन को बॉयल करते हैं तो क्या होता है कि जो यूरिन है वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, जब सॉलिड फॉर्म में आएगा तो उसमें जो है कुछ हाइलिन कास्ट देखने को मिलेंगे, कुछ एपिथेलियल सेल्स देखने को मिलेंगे और इवन फ्यू रेड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स भी उसमें दिखाई देंगे। अब आप सोचे होंगे ये हाइलिन कास्ट क्या होता है। हाइलिन कास्ट क्या होता है, एक ट्यूब लाइक अपीयरेंस होगी उसमें। ठीक है, पार्टिकल्स दिखाई देंगे जैसे रेड ब्लड सेल्स होते हैं और आपके एपिथेलियल सेल्स होते हैं। इस तरीके से ही उसमें जो है प्रोटीन के बने हुए होते हैं, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ट्यूब लाइक पार्टिकल होते हैं, उसे कहेंगे हम हाइलिन कास्ट। 24 आवर्स यूरिन कलेक्शन फॉर प्रोटीन मेज़रमेंट इज़ डन। 24 आवर्स का जो है यूरिन हम कलेक्ट करेंगे हम प्रोटीन की मेज़रमेंट को करने के लिए। सेकेंड हम करेंगे ऑप्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन। ऑप्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं, इसमें हम देखेंगे कि इन सीवियर केसेस देयर में भी ए रेटिनल एडिमा। सीवियर केसेस जो होते हैं प्री एक्लैम्पशिया के, उनमें क्या होता है, रेटिनल एडिमा हो जाता है। तो कहीं रेटिनल एडिमा की शिकायत तो नहीं है पेशेंट को, या फिर जो आर्टेरियोल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट तो नहीं हो गए हैं। तो ये सब हम क्या करेंगे, ऑप्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम देखेंगे। और कई बार क्या होता है, सीवियर केसेस में हैमरेज भी हो जाता है, तो वो भी हम जो है चेक करेंगे। अगर हम ब्लड वैल्यूज़ की बात करें तो इसमें जब हम टेस्ट करते हैं तो जो प्रोटीन और क्रेटिन रेशियो है वो मोर देन 0.3 होता है। और सीरम क्रेटिनिन की बात करें तो वो मोर देन 1.2 mg/dl होता है। सीरम यूरिक एसिड मोर देन 5.6 mg/dl और एलिवेटेड पीटी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, डिक्रीज फिब्रिनोजन। और लीवर एंजाइम की अगर बात करें तो जो सीरम AST है वो मोर देन 70 यूनिट पर लीटर होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लिकेशंस की। तो कॉम्प्लिकेशंस में दो तरीके की कॉम्प्लिकेशंस इसमें होती हैं। एक फर्स्ट होता है इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन, सेकंड होता है रिमोट कॉम्प्लिकेशन। तो जो इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन है इसमें जो कॉम्प्लिकेशन आएगी वो मदर और फिटल दोनों को आती हैं। ठीक है, तो हम इसमें पहले हम डिस्कस करेंगे मैटरनल कॉम्प्लिकेशन के बारे में इमीडिएट के अंदर। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि एक्लैम्पशिया होने के 2% चांसेस होंगे कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो। दूसरा प्लेसेंटल एब्रप्शन एंड इंट्रायूट्राइन फिटल डेथ। ठीक है, ओलिगोयूरिया और एनीयूरिया का बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो एनीयूरिया को टर्म देते हैं कि एब्सेंस ऑफ यूरिन। एब्सेंस ऑफ यूरिन नहीं होता है, वो एक्चुअली एनीयूरिया को हम टर्म देते हैं कि अगर यूरिन आउटपुट एक दिन में 100 ml से कम है तो हम उसे टर्म जो है वो एनीयूरिया देते हैं। ठीक है, डिमनेस ऑफ विज़न और ब्लाइंडनेस, प्री टर्म लेबर हो सकती है और हेल्प सिंड्रोम हो सकता है। हेल्प सिंड्रोम जो है कॉम्प्लिकेशन होता है प्री एक्लैम्पशिया का। ये काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, MSc नर्सिंग के एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है और आपका BSc नर्सिंग एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है। तो ये इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, वीडियो डालूंगी तो आप उसको एक बार देखना। ठीक है।
अब हम डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग लेबर के समय क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। एक्लैम्पशिया हो सकता है मदर को, और पोस्टपार्टम हैमरेज हो सकता है कोगुलेशन फेलियर की वजह से। दूसरा हम डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग परपेरियम के समय पे क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। एक्लैम्पशिया हो सकता है 48 आवर्स के अंदर शॉक में जा सकती है फीमेल, क्योंकि सोडियम और क्लोराइड दोनों का ही जो है लेवल जो है वो कम हो जाएगा, और सेप्सिस हो सकता है फीमेल को। नेक्स्ट है फिटल कॉम्प्लिकेशन क्या होंगी। IUD हो सकता है इंट्रायूट्राइन डेथ। दूसरा IUGR हो सकता है इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। एस्फिक्सिया हो सकता है और प्रीमेच्योरिटी हो सकती है। सेकंड, अब हम पढ़ेंगे दूसरी कॉम्प्लिकेशन के बारे में, रिमोट कॉम्प्लिकेशन में जो है 4 कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। फर्स्ट है रेजिडुअल हाइपरटेंशन क्या होता है। हाइपरटेंशन में परसिस्ट इवन आफ्टर 6 मंथ फॉलोइंग डिलीवरी इन अबाउट 50% ऑफ केसेस। जो हाइपरटेंशन होता है डिलीवरी के 6 मंथ के बाद होता है, ज़्यादातर ये 50% केसेस में पाया जाता है। नेक्स्ट है रिकरेंट प्री एक्लैम्पशिया में क्या होता है, जो 25% केसेस हैं, चांसेस होते हैं प्री एक्लैम्पशिया के कि जो सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी है तब हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वन क्रोनिक रीनल डिजीज़। फोर्थ वन है प्लेसेंटल एब्रप्शन। अब हम डिस्कस करेंगे प्रोफाइलैक्टिक मेजर्स फॉर प्रिवेंशन, कि हम कैसे प्री एक्लैम्पशिया से जो है बचा जा सकता है, क्या प्रिवेंशन हमें करनी है। ठीक है। इसमें फर्स्ट है रेगुलर एंटीनेटल चेकअप्स करने हैं, एक्सरसाइज, एंटीप्लेटलेट्स एजेंट्स, हेपरिन, कैल्शियम सप्लीमेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, बैलेंस डाइट और सिल्डेनाफिल। आप सोच रहे होंगे कि सिल्डेनाफिल क्या होता है। तो जो सिल्डेनाफिल होता है ये हम प्रेगनेंसी में देते हैं ताकि जो पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन है उसको जो है हम ट्रीट कर सकें, तो इसलिए हम सिल्डेनाफिल जो है हम देते हैं पेशेंट को। अब डिस्कस करेंगे हम मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट ऑफ प्री एक्लैम्पशिया की हमारी मैनेजमेंट हम करेंगे पेशेंट की, तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हमें पता होने चाहिए कि हम क्या मैनेज करने वाले हैं, हमें क्यों मैनेज करना है, हमारी क्या उद्देश्य है उसे मैनेज करने के पीछे। तो फर्स्ट पॉइंट है कि टू स्टेबलाइज हाइपरटेंशन एंड टू प्रिवेंट इट्स प्रोग्रेशन टू सीवियर प्री एक्लैम्पशिया। तो पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा कि हमें जो हाइपरटेंशन है उसको स्टेबलाइज करना है, और जो हाइपरटेंशन है वो सीवियर में प्रोग्रेस ना कर जाए, तो उससे प्रिवेंशन करनी है। सेकंड है हमारा कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करना है। तीसरा क्या है, टू प्रिवेंट एक्लैम्पशिया ना हो, तो इसलिए हमें प्रिवेंशन करनी है। नेक्स्ट क्या है, डिलीवरी ऑफ हेल्दी बेबी इन ऑप्टिमल टाइम में हेल्दी बेबी जो है डिलीवर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ ऑफ द मदर इन परपेरियम के टाइम पे जो मदर है उसकी हेल्थ को क्या करना है, रिस्टोर करना है। तो ये हमारे 5 ऑब्जेक्टिव्स थे। अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि वो रेस्ट करे, और डाइट के बारे में एडवाइस करेंगे, डायूरेटिक्स के बारे में एडवाइस करेंगे, और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो हैं वो हम पेशेंट को देंगे। अब रेस्ट में हम क्या एजुकेट करेंगे पेशेंट को। ठीक है। तो हम जब पेशेंट से को रेस्ट के लिए बोलेंगे तो वो ट्रीटमेंट में काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है। अब इसमें जो रेस्ट है हम क्यों देंगे पेशेंट को, क्योंकि जो रीनल ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज़ हो सके और डायूरेसिस हो जाए। ठीक है। और दूसरा क्या है, इंक्रीजेस यूट्राइन ब्लड फ्लो, जो यूट्राइन ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज़ हो जाए और उसकी वजह से जो प्लेसेंटल परफ्यूज़न है वो इम्प्रूव हो जाए। ठीक है। और थर्ड क्या है, जो ब्लड प्रेशर पेशेंट का हो रहा है, पेशेंट को हाइपरटेंशन हो रही है, तो वो जो है वो कम हो जाएगी रेस्ट करने से, ब्लड प्रेशर से रेस्ट करने की वजह से रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट आता है डाइट में हम क्या करेंगे, पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि जो पेशेंट की डाइट है एडिक्वेट अमाउंट में उसको डेली प्रोटीन जो है वो लेना है। ठीक है। एडिक्वेट अमाउंट का प्रोटीन का मतलब हो गया कि लगभग 100 ग्राम के करीब उसको जो है वो प्रोटीन लेना है।
तो इसके हिसाब से अगर हम कैलोरी की बात करें तो अप्रॉक्सीमेट 1600 किलो कैलोरी उसको दिन में लेनी है, ठीक है। डायूरेटिक्स में हम जो है मोस्टली जो पेशेंट को देते हैं वो है फ्रोसामाइड, लेसिक्स जिसे कहते हैं। 40 mg हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे या जो भी प्रिस्क्राइब कर रखा होगा वो हम देंगे। गिवन ओरली आफ्टर ब्रेकफास्ट फॉर 5 days इन अ वीक, ओके। नेक्स्ट है एंटी हाइपरटेंसिव्स। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो हैं हम पेशेंट को देंगे। ये कुछ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स इसमें शो किए, तो ये हम पेशेंट को देंगे। इनके मोड ऑफ एक्शन ड्रग्स के लिख रखे हैं, उनको कितना ग्राम पर डे मतलब कितना mg हम लोगों को देना है, डोज एंड फ्रिक्वेंसी दोनों इसमें मेंशन है, यहाँ से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट। ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट पे हम पढ़ेंगे द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ प्री एक्लैम्सिया इज टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जो अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं प्री एक्लैम्सिया की, तो वो एक टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ही है। दूसरा, ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन सीवियरिटी ऑफ प्री एक्लैम्सिया। जो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन है वो डिपेंड करेगा कि प्री एक्लैम्सिया कितना सीवियर है। नेक्स्ट, ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट। जो प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन है वो ट्रीटमेंट को कैसा रिस्पॉन्स दे रही है। नेक्स्ट, मैटरनल एंड फीटल इवैल्यूएशन रिपोर्ट। उनको इवैल्यूएशन रिपोर्ट करके देखेंगे तो उस हिसाब से जो है वो उनकी ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट होगा पेशेंट का। नेक्स्ट है मेथड ऑफ डिलीवरी। इसमें क्या करेंगे हम, 2 मेथड से हम पेशेंट जो डिलीवरी हम करेंगे। फर्स्ट है इंडक्शन ऑफ लेबर और सेकंड है सिजेरियन सेक्शन। इंडक्शन ऑफ लेबर के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। इंड्यूस करेंगे हम लेबर। इंडक्शन ऑफ लेबर क्या होता है, अगर किसी को पेन्स नहीं आ रहे होते हैं तो हमें पेन्स जो हैं वो इंड्यूस करने होते हैं, ठीक है। तो अब इंडक्शन ऑफ लेबर में क्या करेंगे, तो इंडक्शन ऑफ लेबर के मेथड से हम लोग कैसे करेंगे। इफ़ द सर्विक्स इज़ राइप, सर्जिकल इंडक्शन बाय लोअर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन इज़ द मेथड ऑफ चॉइस, ओके। अगर जो सर्विक्स है वो राइप है तो हम क्या करेंगे, सर्जिकली इंडक्शन कर देंगे लोअर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन का, ठीक है। लोअर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास बेस्ट चॉइस है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जो ऑक्सीटोसिन है हम उसको इन्फ्यूज़ कर देंगे। अगर सर्विक्स जो है वो अनराइप है, ठीक है, राइप का मतलब तो आप समझते हो ना, परिपक्व। अगर सर्विक्स जो है वो अनराइप है तो हम क्या करेंगे, जो प्रोस्टाग्लैंडिन है 500 माइक्रोग्राम उसको क्या करेंगे, सर्विक्स में डाल देंगे, ठीक है। या 1 to 2 mg पोस्टीरियर फोनिक्स में हम लोग क्या करेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन जो है डाल देंगे, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, जो सर्विक्स है वो राइप हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन परफॉर्म कर देंगे। और सीवियर केसेस में क्या होता है, जो प्री एक्लैम्सिया है तो उसमें क्या करते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो है हम यूज़ करते हैं इंडक्शन के समय पे, ठीक है। और दूसरा ट्रीटमेंट है हमारे पास सिजेरियन सेक्शन। तो सिजेरियन सेक्शन के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ठीक है। LSCS करके हम लोग जो है वो डिलीवरी कर देते हैं। उसमें भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो है हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये मैंने मैनेजमेंट का DC दत्ता की जो बुक है उसमें से ये मैनेजमेंट का जो चार्ट है इसमें अटैच किया है, तो आप इसको देख सकते हैं, इससे भी आप लोग जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।